हेलो हेलो। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहन सर बायोलॉजी। आज हम प्रकाश संश्लेषण संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स और उनका डिस्कशन यानी सॉल्यूशन पे चर्चा करेंगे। ठीक है। अब देखिए, ये है टॉपिक मेनली जेट और प्री पीजी तथा नीट वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें बीच बीच में ये भी बताऊंगा आपको कौन से क्वेश्चन द मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कई बार एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में निकली हुई ऑक्सीजन आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, क्लोरोफिल से, फॉस्फोक्लोरिक अम्ल से। तो प्रकाश संश्लेषण में निकली ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में CO2 और जल मिलके कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में बनती है। तो प्रकाश संश्लेषण भोजन का निर्माण हुआ, तथा भोजन का निर्माण हो गया तथा ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में बनी। तो ये जो उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण हुआ, उसका निर्माण कैसे हुआ? उसका निर्माण जल से हुआ। उसका निर्माण जल से हुआ ना। बाकी जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर CO2 आती है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। तो जो उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन है वो कहाँ से आती है? जल से आती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जल से। राइट आंसर इसमें जल हो जाएगा। सेकंड आंसर, सेकंड क्वेश्चन है, पृथ्वी की 9/10 प्रकाश संश्लेषण होती है झाड़ियों द्वारा, शाखों द्वारा, वृक्षों द्वारा, शैवालों द्वारा। देखो, पृथ्वी का 9/10 यानी 90% प्रकाश संश्लेषण होता है जलीय पादपों द्वारा होता है। अब यहाँ जलीय पादपों में मेनली शैवालों द्वारा होता है। तो यहाँ जलीय पादपों में किसके द्वारा? मेनली शैवालों द्वारा होता है। CO2, एक ना, CO2 अंदर लेने और ऑक्सीजन निकालने की क्रिया पौधों में कहलाती है। CO2 अंदर लेने और CO2 अंदर लेने और ऑक्सीजन निकालने की क्रिया पादपों में कहलाती है। मैंने कहा था CO2 और जल मिलके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, साथ में ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में बनती है। तो CO2 अंदर लेना, ऑक्सीजन निकालना, इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस क्रिया को क्या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये शैवालों द्वारा हो गया, ये जल की। प्रकाश संश्लेषण के समय पौधों में प्रकाश संश्लेषण के समय पौधों में CO2 ली जाती है, ऑक्सीजन ली जाती है, CO2 निकाली जाती है, O2 अंदर ली जाती है और CO2 बाहर निकल जाती है। अब देखो, क्वेश्चन करने का तरीका होता है। अपन अगर थ्योरी अच्छी से पढ़ी होती है तो क्वेश्चन कैसे निकलते हैं? अगर एक ऑप्शन सही है तो तीन ऑप्शन गलत क्यों है? ये हमें जब पता चल जाएगा इस चीज का कि तीन ऑप्शन गलत है तो 100% पहला वो एक ऑप्शन बच गया वो सही है। तो कभी भी हमारे क्वेश्चन नेगेटिव नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। प्रकाश संश्लेषण में किसमें पौधों में क्या होता है? CO2 ली जाती है, एग्जैक्ट बात है। ऑक्सीजन ली जाती है, ऑक्सीजन नहीं ली जाती है, ऑक्सीजन तो उप उत्पाद के रूप में निकलती है, ये भी गलत हो गया। CO2 निकाली जाती है, ये भी गलत बात है कि CO2 निकली कहाँ जाती है? ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में निकली जाती है, बाकी CO2 तो ली जाती है। ऑक्सीजन अंदर ली जाती है, ये भी गलत हो गया। और CO2 बाहर निकाल के गलत हो गया। तो बचा कौन सा आंसर? एक बच गया, CO2 ली जाती है प्रकाश संश्लेषण। क्लियर है? अब देखिए, वर्तमान में प्रकाश संश्लेषण के बारे में हमारा दृष्टिकोण क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। वर्तमान में प्रकाश संश्लेषण के बारे में हमारा दृष्टिकोण है, ये प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, उपयोगी ऊर्जा पैदा करती है, ये ऊर्जा पैदा नहीं करती है, ऊर्जा पैदा होती है शोषण में, ऊर्जा रेस्पिरेशन शोषण में ऊर्जा पैदा होती है। बाकी प्रकाश संश्लेषण मतलब अवशोषित होती है ऊर्जा। ये भी गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन सही है। CO2 को कार्बोहाइड्रेट में स्थिर करती है, ये भी गलत है, क्योंकि कुछ ऑक्सीजन है इसकी जो उसमें जाती है, कार्बन है जो उसका कार्बोहाइड्रेट में होती है, कार्बोहाइड्रेट के दम में चेंज हो जाता है, शोषण की क्रिया को उलट देती है, ये भी गलत है। बच गया आंसर पहला। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस क्रिया में प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है? किस क्रिया में प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है? मैंने ये कहा था, प्रकाशीय ऊर्जा जब भोजन का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण में, तो CO2 और जल मिलके प्रकाश की उपस्थिति में तथा क्लोरोफिल प्रकाश की उपस्थिति तथा वर्णक, ये तीन चार चीजें होती हैं, उनकी उपस्थिति में भोजन का निर्माण होता है। तो भोजन होता है कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक फॉर्म में होता है ये। तो प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, किसमें बदला जाता है? प्रकाश संश्लेषण में बदला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है ये। तो प्लीज स्टार स्टार इसको मार्क मार्क कर देना, स्टार इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। प्रकाश संश्लेषण में अप्रकाशीय क्रियाएं इसलिए कहा जाता है,
प्रकाश संश्लेषण अप्रकाशीय क्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये केवल अंधकार में हो सकती है। इनमें प्रत्यक्ष प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें से कोई नहीं, एक पर दोनों। ध्यान दीजिए, ये केवल अंधकार में नहीं हो सकती, में होती है, ये गलत है। केवल अंधकार में, ये देखो केवल दे रखा ये, नो नो। अब ये वैसे ऑप्शन ये कट हो गया तो ये भी कैंसिल हो गया ऑप्शन, बचा कौन सा? ये। इसमें प्रत्यक्ष प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अप्रकाश ये वो होती है प्रत्यक्ष प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि केवल अंधकार में होती है, नो नेवर। प्रकाश संश्लेषण, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज में ऑक्सीजन आती है। प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज है, उसमें ऑक्सीजन कहाँ से आती है? मैंने ये कहा था कि जल की जो ऑक्सीजन होती है वो तो उप उत्पाद ऑक्सीजन के रूप में निकल जाती है। तो तो ग्लूकोज, जब प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का निर्माण होता है तो उस समय ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। सीधा क्वेश्चन है। पर अगला क्वेश्चन देखिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए सीमाकारी कारकों का नियम दिया था। ये आपको ध्यान रखने की बात है। ये किसने दिया? प्रकाश संश्लेषण के लिए सीमाकारी कारकों का नियम दिया था ब्लैकमैन ने। अगला क्वेश्चन देखो। पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाशीय ऊर्जा का प्रयुक्त प्रतिशत है। जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाशीय ऊर्जा का प्रयुक्त प्रतिशत है। प्रकाश संश्लेषण में तो ये नहीं कि 100% लाइट आ रही है, पादप उसको एब्जॉर्ब करेगा और भोजन का निर्माण करेगा, ऐसा नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण के अंदर 1 या 2% प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग होता है भोजन निर्माण के अंदर। बाकी प्रकाश है ना, वो काम का नहीं है, तो वो वापस परावर्तित हो जाता है, या इस और कोई काम उसके अंदर हीट के रूप में वापस परावर्तित हो जाता है। ओनली 1 या 2% प्रकाश काम में आता है। प्रकाश संश्लेषण, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है सूर्य के प्रकाश में, पीले प्रकाश में, लाल प्रकाश में, हरे प्रकाश में। देखो नेचुरल सोर्स है सूर्य का प्रकाश, उसमें तो किसकी वो नहीं होती। आप ये कहो कि लाल प्रकाश है, पीला प्रकाश है, हरा प्रकाश, इनकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत होती है, लेकिन अधिकतम बात बोल रहा है, प्रकाश से अधिकतम होता है सूर्य के प्रकाश में। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। वायुमंडल में CO2 का सांद्रण लगभग होता है। वायुमंडल है उसमें CO2 का सांद्रण लगभग होता है कितना? ये तो अपन को याद रखने की बात है, फैक्चुअल बात है ये। कितना होता है वायुमंडल में CO2 का सांद्रण? कितना होता है? ये होता है 0.03% होता है। कभी कभार पूछ लेते हैं ऐसा, ऐसा नहीं, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन कभी कभार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगर वायुमंडल में CO2 की मात्रा 1 मिलियन में 300 भाग हो जाए तो, अगर वायुमंडल में CO2 की मात्रा 1 मिलियन में 300 भाग हो जाए तो क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं, पौधे भली बात ही जीवन यापन करेंगे। अगला देखो। आर्यन ने उनकी प्रसिद्ध क्रिया में किस वर्णक का उपयोग किया था? आर्यन ने उनकी प्रसिद्ध क्रिया में किस वर्णक का उपयोग किया था? वर्णक का नाम बताना, इसमें किस वर्णक का उपयोग किया था? तो क्लोरोफिल, एंडोफिनोल, क्लोरोफिल, एंडोफिनोल, ये कौन सा? डाइक्लोरोफिनोल, एंडोफिनोल, सल्फर ग्रीन, मेथिन ब्लू, ये। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? ये फर्स्ट आंसर है इसका सही। आर्यन ने उनकी प्रसिद्ध क्रिया में किस वर्णक का उपयोग किया था? DCP-IP का किया था, डाइक्लोरोफिनोल एंडोफिनोल का किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कभी कभार पूछा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन के लिए कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त हुआ? प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन के लिए कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त हुआ था? ये दिन आपको पता होगा, जब प्रयोग नील्स बूच ने, रोबिन कबिन ने प्रयोग किया था, तो उसके अंदर इसका ये होता था कार्बन 14 का। कौन किसका किया था? कार्बन 14, C14। कार्बन 14 संस्थान का प्रयोग करके उसने देखा था कि कौन सा ये कार्बन है, कौन से भोजन संश्लेषण में काम आ रही है, या और उप उत्पाद के रूप में कैसे निकल रही है। तो उसने एक समस्थानिक के थ्रू इसको क्लियर किया था कि जो ये कार्बन है वो कहाँ किस उत्पाद के रूप में काम आती है ये। तो ये इसका था। अगले वाला क्वेश्चन देखिए। प्रकाश संश्लेषण में जल से ऑक्सीजन निकलती है, इसका निम्नलिखित में कौन सा प्रमाण है? तो जल से ऑक्सीजन निकलती है तो उसको वही देखो, पर्टिकुलर जल, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में भी है, ऑक्सीजन जल में भी है। तो इसको प्रयोग को सरल सिद्ध करने के लिए वैज्ञानिकों ने ये देखा है कि जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन है वो भोजन निर्माण में काम आ रही है, या ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में निकल रही है। तो इसको समस्थानिक के रूप में, इसलिए समस्थानिक का प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ी। तो प्रकाश संश्लेषण में जो जल से ऑक्सीजन निकलती है वो उसको निकलती है, इसका निम्नलिखित में कौन सा प्रमाण है? ये तो जल में
दी गई समस्थानिक ऑक्सीजन O18 और प्रकाश संश्लेषण में इसके भी निकलने से। तो ये आंसर नंबर फर्स्ट इसमें सीधा सीधा आंसर दे रहेगा। चौथा देगा, देखिए इधर अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रियाओं से CO2 का पथ निम्नलिखित के प्रयोग द्वारा सफलतापूर्वक खोज निकला गया। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय क्रियाओं से CO2 का पथ निम्नलिखित में किसके द्वारा खोजा गया? सीधा सीधा वही समस्थानिक का प्रयोग किया, कार्बन 14O2, तो उसके द्वारा ये किया गया। तो समस्थानिक के द्वारा ये देखिए, बस समझ में आ गया। तो ये जो समस्थानिक कार्बन 14 वो CO2 और ऑक्सीजन CO2, इसके द्वारा अप्रकाशीय क्रियाओं में CO2 का पथ सफल पर खोज निकाला गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमर्सन प्रभाव की खोज ने निम्नलिखित की उपस्थिति को प्रदर्शित किया। उसमें इमर्सन प्रभाव था, इसमें देखिए अब तो एक रेड डॉट प्रभाव था, एक इमर्सन प्रभाव था। जब हम प्रकाश संश्लेषण में एक चीज देखो, खाली पेज लेके मैं आपको समझाता हूँ। जब प्रकाश संश्लेषण होता है ना, अब प्रकाश संश्लेषण के अंदर क्या होता है? CO2 प्रकाश संश्लेषण के अंदर देखिए कैसे होगा। प्रकाश संश्लेषण के अंदर प्रकाश संश्लेषण के अंदर प्रकाश संश्लेषण के अंदर CO2, एक मिनट सॉरी, एक सेकंड, इसको सही करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण देखिए, इसमें प्रकाश संश्लेषण में CO2, सॉरी एक मिनट, इसको प्रकाश संश्लेषण में CO2, ये जल मिलके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में निकलती है। तो अपन को इसमें देखना है कि ये CO2 है ना, जो ये ऑक्सीजन आई है ना, ये ऑक्सीजन कहाँ से आई है? ये ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन उत्पाद वाली, ये ऑक्सीजन जल से, जल का जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीजन ये उत्पाद के रूप में निकली है। बाकी जो ग्लूकोज का निर्माण हुआ ना, उसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है। तो ये जब भोजन का निर्माण होता है, जिसमें प्रकाश भी चाहिए होता है, वर्णक भी चाहिए होता है, ठीक है, प्रकाश भी चाहिए होता है, वर्णक भी चाहिए होता है, क्लोरोफिल भी होता है। तो प्रकाश होता है ना, प्रकाश के दो वेवलेंथ, प्रकाश है ना, दो प्रकाश के लिए उन्होंने दो धारणाएं दी कि दो वर्णक स्पष्ट अंतर बताया उन्होंने, एक तो रेड ड्रॉप प्रभाव, एक इमर्सन प्रभाव। इमर्सन प्रभाव में क्या होता है? 680 नैनोमीटर से कम या ज्यादा दोनों का प्रकाश काम में लेते हैं। जबकि इमर्सन जो रेड ड्रॉप प्रभाव होता है ना, रेड ड्रॉप प्रभाव, रेड ड्रॉप प्रभाव में केवल 680 नैनोमीटर से अधिक का प्रकाश ले लेते हैं। तो नाम में रेड है, इसमें थोड़ा नाम रेड का मतलब कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। मतलब एक का लेते तो यहाँ इसमें प्रभाव है ना अच्छा नहीं आता, प्रकाश की वृद्धि में, जो पौधों की वृद्धि में अच्छा प्रभाव दिखाई नहीं देता है। जबकि इमर्सन प्रभाव के अंदर दोनों का प्रभाव क्युमुलेटिव इफेक्ट होता है। इमर्सन प्रभाव, इमर्सन प्रभाव में दोनों प्रकाश लेते हैं, 680 नैनोमीटर से कम और अधिक दोनों, कम और ज्यादा दोनों लेते हैं। तो जिस दो अगर पादप को किसी कंडीशन में अगर 680 नैनोमीटर से कम प्रकाश की जरूरत पड़ेगी तो उसमें प्रभाव कर जाएगा, और ज्यादा पड़ेगा तो ज्यादा प्रभाव पड़ जाएगा। तो इसमें ज्यादा प्रभाव, इसमें ज्यादा वृद्धि दिखती है पादप की। तो ये इमर्सन प्रभाव पादप के लिए अच्छा माना जाता है। अब देख लिया अगला क्वेश्चन। इमर्सन प्रभाव की खोज ने निम्नलिखित की उपस्थिति को प्रदर्शित किया। इसने दो स्पष्ट प्रकाश तंत्र को किया, ठीक है, दो स्पष्ट प्रकाश तंत्र। वह तंत्र जो प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त नहीं होता है,
वह तरंग जो प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त नहीं होती है वह बैंगनी, हरी, लाल और नीली। देखो, बैंगनी भी होती है, लाल भी होती है, नीली, लेकिन ये मैं नहीं कहता नहीं होती है, बिल्कुल बहुत रेयर होती है। हरी प्रकाश ये बहुत रेयर प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान कौन से कच्चे पदार्थ के रूप में काम लेते हैं? जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था, प्रकाश संश्लेषण में CO2 जल मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में निकलती है। तो देखिए ये आंसर, ये आंसर हो जाएगा इसका। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर ये हो गया प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। प्रकाश संश्लेषण का मैंने अभी डिस्कस किया, प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद होते हैं CO। प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद होते हैं कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ये आपको ऑक्सीजन मैंने रिएक्शन बताई, रिएक्शन को ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। थोड़ा इसको एस्टिमेट, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। अगले वाला क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण की दर से अधिक होती है, कम होती है, समान होती है, उपरोक्त में से कोई भी संभव है? देखो, प्रकाश संश्लेषण और शोषण में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण में तो भोजन का निर्माण होता है, ठीक है, और उसमें वो प्रकाश संश्लेषण में भोजन का निर्माण होता है, वो में ऊर्जा नहीं देता है। शोषण में क्या होता है, भोजन का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, उसके द्वारा में ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा मिलती है, तो ये कुछ नहीं कह रहा कि प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण की दर से हमेशा अधिक होती है, क्योंकि भोजन तो प्रकाश संश्लेषण भोजन तो बहुत ज्यादा बनता है, तो इसका और ऊर्जा बहुत कम मिलती है हमारे को, तो दर तो प्रकाश संश्लेषण की दर ज्यादा हुई ना भाई। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण होता है, वो ज्यादा होता है। शोषण में क्या होता है, उसका आपसे ऑक्सीकरण होता है, उसके बाद में ऊर्जा मिलती है। तो दर किसकी ज्यादा हुई? प्रकाश संश्लेषण की दर ज्यादा हुई। अगला देखते हैं अपन, पादपों अगला क्वेश्चन देखो, पादपों द्वारा अवशोषित जल में से प्रकाश संश्लेषण में कितने प्रतिशत जल का उपयोग होता है? मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया, 1 और 2% होता है। तो पादपों द्वारा अवशोषित जल में से वो प्रकाश का था, प्रकाश 1-2% होता है, और जल पादपों द्वारा अवशोषित जल में से प्रकाश संश्लेषण में कितना प्रतिशत जल उपयोग होता है? लाइट तो 1 या 2% होती है यूज फोटोसिंथेसिस में, जबकि वाटर होता है ना, वाटर, वो वाटर ओनली 1% काम में आता है, 1%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, इसको आप थोड़ा मार्क कर लेना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी क्रिया केवल पादपों के हरे भागों में संपन्न होती है? मैंने एक बहुत बार समझा दी, पादपों के हरे भागों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, ठीक है, क्लोरोफिल में होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश चाहिए, वर्णक चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, और CO2 और जल, तब जाके क्रिया संपन्न होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। तो हरे भागों में संपन्न प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो गई। मोल का प्रयोग दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 आवश्यक होती है। ये थोड़ा सा प्रयोग किया था मोल ने, ये जो प्रकाश संश्लेषण की पत्ती के ऊपर बांध बूंद गिरे से उसमें था कुछ बोतल वोटल बांध के, तो इससे तो प्रकाश संश्लेषण प्रयोग किया था, प्रकाश संश्लेषण में CO2 आवश्यक होती है, तो इसने प्रयोग किया था। इसका थोड़ा ध्यान रखना, ये पूछा हुआ भी कई बार। अगला वाला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन देखना थोड़ा सा, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड का रासायनिक संगठन में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा इसका रिमाइंड कर लेना कि क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड का रासायनिक संगठन किस वैज्ञानिक ने दिया? विल स्टार्टर और स्टाल ने दिया था। किसने दिया था? फर्स्ट आंसर हो जाएगा, विल स्टार्टर और स्टाल ने दिया था ये। अगली स्लाइड देखते हैं 6 नंबर की। अगला क्वेश्चन है, ये किस क्वेश्चन हो गया डिस्कस। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण का महत्व नहीं है? प्रकाश संश्लेषण का महत्व नहीं है। अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए ग्लूकोज का निर्माण, ये तो है, प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो ये सही बात है। ये पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण का महत्व नहीं है, तो गलत आंसर देखना इसमें से। अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए ग्लूकोज का निर्माण होता है, इसको कैंसिल करो। अच्छा, अगला, ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि करना। ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या हुआ? ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होता है? वही क्या नाम इसमें है, वही प्रकाश संश्लेषण। तो ये अपने ये ग्रीन प्रभाव में वृद्धि करना, ये सब प्रकाश संश्लेषण का महत्व है। ये प्रकाश संश्लेषण का महत्व नहीं है। ये ग्रीन हाउस में वृद्धि कहाँ करता है? प्रकाश संश्लेषण। तो ये इसका आंसर, ये सही है। ये गलत है तो ये सही। ओजोन छत्ते के निर्माण में तो ऑक्सीजन देना है, बिल्कुल सही बात है। ओजोन में O2 प्लस ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन मिलकर ओजोन O3 का निर्माण करते हैं। कोशिका शोषण तो O2 देना, ये प्रकाश संश्लेषण देता है।
तो ग्रीन हाउस प्रभाव वृद्धि करना, ये नहीं, प्रकाश संश्लेषण प्रभाव वृद्धि नहीं करता है, क्योंकि इसमें तो प्रकाश संश्लेषण में तो CO2 काम में आती है और जब भोजन का निर्माण होता है। जब ग्रीन हाउस प्रभाव में तो CO2 बढ़ेगी, एनवायरमेंट में बढ़ती रहेगी, तो ग्रीन हाउस टेम्परेचर में बढ़ती होगी, तो ग्रीन हाउस प्रभाव होगा और उसमें बढ़ती होगी। तो ये तो उल्टा है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि करना है, ये सिर्फ प्रकाश संश्लेषण का महत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा को ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, किसने ये सिद्ध किया ऑक्सीजन 18 से कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान निकली ऑक्सीजन जल से आती है। तो ये वैज्ञानिक रूबेन कामे ने ये प्रयोग किया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन है ना वो जल से निकली थी। इसने ऑक्सीजन 18 समस्थान का प्रयोग करके किया था। तो रूबेन और कामेन ये वैज्ञानिक था, उसका थोड़ा सा आप रिमाइंड करना। और उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसमें अगला क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसमें प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्ध्य का महत्व हरीशेवाल तथा ऑक्सी जीवाणु का उपयोग करके बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक का नाम बताना जिसमें प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्ध्यों का महत्व हरीशेवाल और ऑक्सी जीवाणु का उपयोग करके बताता था। तो ये एंगलमान वैज्ञानिक था, उसने ये चीज ये बताया था सर। एंगलमान वैज्ञानिक ने ये चीज बताई थी कि इसका रीजन है। ठीक है, तो इसका आंसर राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पादप शरीर में प्रकाशीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ये सर्वप्रथम किसने कहा था? ये तो होता है प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये 100% पूछा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण में मैंने ये कहा था कि प्रकाशीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, एक चीज तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा, ये कथन किसने कहा था? किसने तो कहा ही होगा कि ऐसा होता है, किसी वैज्ञानिक ने प्रयोग किया, उसने बताया कि ऐसा होता है। तो ये रॉबर्ट मेयर ने बताया था ये तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान माइंड में रिमाइंड कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं भी बार बार कह रहा हूँ आपको, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट इसको है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है। प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है मतलब प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या होता है? प्रकाशीय अवस्था, अप्रकाशीय अवस्था, प्रकाशीय अप्रकाशीय विक्रिया दोनों। तो प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित तो प्रकाशीय प्रकाशीय विक्रिया दोनों सम्मिलित होती है। ठीक है, तो अगला इसमें इसलिए अपन देखते हैं 7 नंबर की, ये हो गया 7 नंबर की देखना। ये मैंने बता दिया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, प्रकाश सम्मिलित हो गया। प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश तरंग 680 माइक्रो मिली माइक्रो तरंग दैर्ध्य की प्रकाश से ज्यादा होने पर घट जाती है। ये किस वैज्ञानिक ने बताया था? मैंने ये बहुत अच्छी तरह बताया था, इसको अपन रेड डॉट प्रभाव कहते हैं। ठीक है, मैंने ये कहा था कि प्रकाश संश्लेषण इमर्सिव प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रकाश तरंग है, तो उसको दो सिस्टम होता है, दो वर्णतंत्र होते हैं, एक तो इमर्सन प्रभाव और एक होता है रेड डॉट प्रभाव। सॉरी, रेड डॉट प्रभाव, इमर्सन प्रभाव। तो इमर्सन ने क्या क्या कहा था? इमर्सन ने तो ये कहा था कि प्रकाश संश्लेषण में 780 नैनोमीटर से कम या ज्यादा। देखो अभी एक स्लाइड लेके मैं आपको समझाता हूँ। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण में रेड ड्रॉप प्रभाव देखते हैं अपन, रेड ड्रॉप प्रभाव में क्या होता है? रेड ड्रॉप प्रभाव में तो रेड ड्रॉप प्रभाव में 680 नैनोमीटर का 680 नैनोमीटर से ज्यादा और से ज्यादा का प्रकाश काम में लेते हैं इसमें रेड ड्रॉप प्रभाव में। तो इसमें क्या पादप की वृद्धि में कोई प्रभाव में पादप की वृद्धि में वो खास प्रभाव नजर नहीं आता है, इतना पर ज्यादा इतना प्रभावशाली वृद्धि नहीं दिखाता है। ये दूसरा होता है इमर्सन। ये वैज्ञानिक इमर्सन ने ये कहा, इमर्सन था, इमर्सन ने क्या कहा? इमर्सन ने इमर्सन था, तो इमर्सन ने क्या, इमर्सन प्रभाव बोलते हैं, इमर्सन वैज्ञानिक ने इसको प्रभाव दिया था इसको इमर्सन। इसने कहा कि पादप की वृद्धि के लिए 680 नैनोमीटर से अधिक ही नहीं बल्कि कम का प्रकाश भी उपयोगी होता है। तो इसको इमर्सन प्रभाव उसने कहा। दोनों तरह के प्रकाश में पादप अच्छी तरह वृद्धि करता है कि, तो ये इसको इमर्सन प्रभाव, ये पादप की वृद्धि के लिए बहुत अच्छा प्रभाव माना जाता है। तो ये थोड़ा सा इसको रिमाइंड कर लेना।
बादल की वृद्धि के लिए भी इमर्सन प्रभाव वाला, ये जो इमर्सन रेड डॉट प्रभाव क्या होता है, इमर्सन प्रभाव दोनों इसमें काम है, जैसे आपने थ्योरी में पढ़ रखा होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें इमर्सन रेड डॉट प्रभाव हो गया। निम्न में से कौन से पद न्यूनतम ट्रांसफॉर्मेशन इसे दर्शाते हैं? ये थोड़ा सा एक सेकंड दिमाग में, न्यूनतम ट्रांसफॉर्मेशन न्यूनतम वाष्प में कौन दर्शाएगा? जिसको न्यूनतम पानी मिलेगा, जिसके पास न्यूनतम पानी होगा, जो मरुभूमि कंडीशन में उगेगा, जहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ जो उगते हैं पादप, मरुभूमि पादप, उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन न्यूनतम होता है। तो कैंप पादप है मरुभूमि पादप, जो शीतल प्लांट है, ये समुद्र पर शीतफलित होते हैं। तो इसका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। अगली स्लाइड देखते हैं अपन क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के समय दृश्य प्रकाश की सबसे प्रभावी तरंगदैर्ध्य होती है। तो इंपॉर्टेंट मार्क लेना, ये बहुत बार पूछा हुआ है। प्रकाश संश्लेषण के समय दृश्य प्रकाश की सबसे प्रभावी तरंगदैर्ध्य होती है। तो मैंने एक वो चीज बताई थी, विभज्य, और वो होता है इसका फॉर्मूला VIBGYOR। इधर जाने पर तरंगदैर्ध्य लैम्डा बढ़ती है, ठीक है, इधर जाने पर तरंगदैर्ध्य लैम्डा बढ़ती है। तो तरंगदैर्ध्य लैम्डा इधर बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा प्रकाश वाई ओ इधर जाने तरंगदैर्ध्य बढ़ती है। तो किसकी? रेड आर को रेड 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 लाइट की है ना, तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। तो इस दृश्य प्रकाश में सबसे प्रभावी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा रिमाइंड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। मैं दोस्तों आपको ये कहूँगा, थोड़ा सा ये VIBGY, वी फॉर वायलेट, ये जो इसका कलर का होता है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तो ये थोड़ा सा इसका ये तरंगदैर्ध्य होता है, इसका कलर, इसका वेवलेंथ का, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। रेड का बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण प्रभाव बहुत अच्छा प्रभावी प्रभावी होता है इसके अंदर। तो ये प्रभावी तरंगदैर्ध्य वाला तरंगदैर्ध्य मानी, प्रभावी तरंगदैर्ध्य मानी जाती है प्रकाश संश्लेषण के समय। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाश संश्लेषण किसके अस्तित्व के लिए उत्तरदायी है? प्रकाश संश्लेषण, अब देखिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है, भोजन का निर्माण हुआ। तो भोजन का निर्माण होता है, भोजन भोजन का निर्माण तो भोजन जंतुओं के लिए भी आवश्यक होता है, पादपों के लिए होता है, उत्तरदायी होता है। भाई प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे तो पौधे सर्वाइव कैसे करेंगे? और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो अपन को भोजन कैसे मिलेगा, जंतुओं को भोजन कैसे मिलेगा? तो ये है ना, प्रकाश संश्लेषण का उत्तरदायी ये दोनों, तो पौधे और जंतु दोनों के लिए उत्तरदायी होता है। अगला देखिए, अचक्रिय प्रकाश फास्फोरिलेशन के किस पद को डीसीए में अवरुद्ध करता है? ये थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये फैक्चुअल बात है। प्रकाश जो अचक्रिय प्रकाश फास्फोरिलेशन के किस पद को डीसीए में अवरुद्ध करता है? तो ये प्रकाश PS सेकंड से PQ प्लास्टिक के नॉन के मध्य इलेक्ट्रॉन प्रवाह को ये अवरुद्ध कर देता है। जब इसके आगे इसके लिए मैकेनिज्म आएगी तो मैं आपको डिटेल से और बताऊंगा इसमें कैसे इसका प्रभाव होता है, कैसे इसमें जब और कैसे इसको अवरुद्ध करता है। अभी इसके जो नॉर्मल क्वेश्चन है अभी, और इसके एस्टिमेट क्वेश्चन भी आएंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बीच में डिस्कस करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित की जाती है। किसमें की जाती है? विकिरण ऊर्जा यानी प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में संग्रहित कर दी, रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित की जाती है। रासायनिक ऊर्जा क्या होती है? भोजन होता है, तो बस, तो रासायनिक ऊर्जा में संग्रहित की जाती है क्या? भोजन, भोजन में संग्रहित भोजन में, सीधा क्वेश्चन। थोड़ी सी लैंग्वेज टिपिकल है, पर ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। ये विकिरण ऊर्जा यानी प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित की जाती है। रॉबर्ट मेल ने ये बात बताई थी। तो ये संग्रहित भोजन के रूप में संग्रहित की जाती है। इंपॉर्टेंट है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण में एक अणु ऑक्सीजन के उत्पादन और एक अणु CO2 के अपचयन के लिए कितने क्वांटा चाहिए? तो ये इसमें ये रूबेन काबेन ने भी इसको अलग अलग तरीके से प्रयोग करके बताया था, इतना ऐसे ऐसे वैसे। तो इसमें 8 क्वांटा चाहिए इसमें। प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं बहुत अच्छा इसको समझने की कोशिश करना। इसमें 4 कंसेप्ट हैं, ये बहुत इसका कंक्लूजन है पूरे प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया। अब देखो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में क्या हुआ, CO2 कितने मोलिक्यूल, 6 मोलिक्यूल CO2 की, 12 मोलिक्यूल जल की मिलके C6H12O6 प्लस 6 मोलिक्यूल ऑक्सीजन के उत्पाद के रूप में निकलते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का निर्माण होता है तो इसमें क्या होता है, अपचयन होता है।
ठीक है, अपचयन हो रहा है। और दूसरा ये देखो आप, जल से ऑक्सीजन उत्पाद मिले तो यहाँ क्या होता है, ये ऑक्सीकरण बोलते हैं इसको, इस दौरान ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है इस दौरान में। तो इसमें देखो आप दोनों प्रकाश संश्लेषण के समय यहाँ देखो वर्णक भी काम आता है, ठीक है, प्रकाश भी काम आता है, और जो भी हो रहा क्लोरोफिल की में ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती क्रिया ना, क्लोरोफिल भी क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में होती है, तो क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में होती है तो ठीक है। अब इसमें देखो अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है, तो इसका मतलब जिस अभिक्रिया में अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों होता है तो वो अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है, एक चीज हो गई इसमें। दूसरा, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण के समय ऊर्जा खर्च होती है, तो और शोषण में क्या होता है, भोजन का ऑक्सीकरण होता है, ये ग्लूकोज है उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करवाएंगे, ऑक्सीडेशन होगा तो हमें ऊर्जा प्राप्त होगी उसमें। जबकि प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा खर्च होती है, तो ये अवशोषी क्रिया है और एनाबोलिक क्रिया है, ठीक है। तो उसमें तीनों तीनों चीजें आ गई है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स है, और ये एनाबोलिक क्रिया है, तीसरा ये ऊर्जा अवशोषी है, ऊर्जा का अवशोषण करती है, ऊर्जा देती नहीं है, ऊर्जा देना तो शोषण का काम है, शोषण में होता है ऊर्जा देना, तो ऊर्जा अवशोषी है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें तीनों चीजें क्लियर हो गई, रेडॉक्स अभिक्रिया क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहा है, एनाबॉलिक क्रिया क्योंकि इसमें ऊर्जा काम में आती है, ऊर्जा उत्पादित नहीं होती है, इसलिए ऊर्जा अवशोषी क्रिया है। तो थोड़ा इसको ध्यान देना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। तो अब इसमें देख लो कौन तीनों कौन प्रकाश संश्लेषण क्रिया, ऑक्सीकारी ना ऑक्सीकारी भी है, ऊर्जा उत्सर्जी नहीं है, लेकिन अवशोषी, ये तो गलत हो गया। अब देखो रेडॉक्स है क्योंकि ऑक्सीकरण अपन दोनों था, रेडॉक्स भी है, ओके ये बात सही है। ऊर्जा अवशोषी है, एनाबोलिक क्रिया, तो यह आंसर सही हो गया इसमें, दूसरा आंसर सही है इसमें। ये हो गया। अगला देखो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश एवं क्लोरोफिल के महत्व किसने खोजा था, ये थोड़ा वैज्ञानिक का नाम है, इसका थोड़ा सा आप याद रखना, कई बार पूछ लेता है ये। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश भी काम आता है, क्लोरोफिल मैंने कहा तो क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में प्रकाश नहीं होता है, तो क्लोरोफिल और प्रकाश के महत्व किसने खोजा था, इंडियन होज ने खोजा था, थोड़ा याद रखना इसका। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण गुणांक क्या है। देखो प्रकाश संश्लेषण गुणांक का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण में की क्रिया में जो उत्पाद अभिकारक की क्रिया के द्वारा जो उत्पाद बनता है उसमें उत्पाद बटा अभिकारक, उसका इसमें प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण गुणांक में ऑक्सीजन और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इनका उनका रेशियो देखा जाता है। उत्पाद में क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है या CO2 आ रहा है बटा अभिकारक, तो उत्पाद उत्पाद में ऑक्सीजन आ, तो O2 बटा CO2, तो ये इसका प्रकाश संश्लेषण गुणांक का फॉर्मूला होता है। ये आपको थोड़ा याद रखना, उसमें क्योंकि CO2 काम में आते हैं, CO2 जल मिलके और ऑक्सीजन उत्पाद में, तो O2 बटा CO2, O2 बटा CO2, ये तो ध्यान रखना इसका। तो ये प्रकाश संश्लेषण को ये कई बार फॉर्मूला बहुत बार पूछा हुआ है, इसको थोड़ा रिमाइंड करना, आप याद रखना। प्रकाश संश्लेषण गुणांक का मान सामान्य कितना होता है, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, सामान्य मान कितना होगा, जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बटा CO2 है, O2 बटा CO2, तो O2 कितना था 6 होता है और CO2 भी कितनी थी 6 मॉलिक्यूल, तो 6 बट से कट गया तो कितना होगा 1, तो प्रकाश संश्लेषण सामान्य कितना मान होता है, प्रकाश संश्लेषण गुणांक का 1 होता है मान, थोड़ा इसका ध्यान रखना, कितना मान होता है इसका 1 होता है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन रहित प्रकाश संश्लेषण किसमें संपन्न होता है, ऑक्सीजन रहित प्रकाश संश्लेषण साइनोबैक्टीरियम में तो ऑक्सीजन युक्त होता है, क्रेब साइकिल क्रेब घास में तो ये तो पादप है तो ऑक्सीजन युक्त होता है, तो ऑक्सीजन रहित प्रकाश संश्लेषण किसमें संपन्न होता है, बैक्टीरिया में होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार पूछा भाई। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी विशेष क्रिया है जिसने इस उपग्रह पर जीवन को साथ रखा है, देख लो जीवन को साथ रखा, जीवन को साथ कब रखेगा, जीवन जब प्रकाश संश्लेषण होगा, प्रकाश संश्लेषण के
के द्वारा भोजन का निर्माण होगा, भोजन को हम खाएंगे तो हम जीवित रहेंगे। तो जीवन को साथ किसने रखा? प्रकाश संश्लेषण में। ध्यान रखना, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग दैर्ध्य जो इमर्शन प्रभाव के लिए उत्तरदायी। मैंने ये बहुत बार आपको कहा, इमर्शन प्रभाव वो होता है जो पादपों की वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है ना। तो इसमें 600 नैनोमीटर से अधिक और दोनों को प्रकाश काम में आता है। तो मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ इसको, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लेना आप इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस वर्णक तंत्र की प्रकाश रासायनिक क्रिया बाधित होने के कारण लाल प्रकाश मंदन संपन्न होता है? किस वर्णक तंत्र की प्रकाश रासायनिक क्रिया बाधित होने के कारण लाल प्रकाश मंदन संपन्न होता है? किस वर्णक तंत्र की प्रकाश रासायनिक क्रिया बाधित होने का लाल लाल प्रकाश मंदन होता है? मंदन हो रहा है, ध्यान देना, थोड़ा सा समझने की बात है। तो यहाँ भी थोड़ा मैं अगले थोड़ा सा इसको अगले वाले चैप्टर में लूंगा, तब इसको डिटेल में बताऊंगा लाल प्रकाश मंदन कैसे हो रहा है। ये पीएस सेकंड सिस्टम है, फोटो सिस्टम सेकंड। इसके कारण मंदन के कारण लाल प्रकाश मंदन के कारण ये इसकी क्रिया बाधित होती है। मैं अगले बार तो विस्तार से बताऊंगा, अभी तो इसको थोड़ा ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाश संश्लेषण के लिए सत्य है। प्रकाश संश्लेषण में वो ये बहुत दोबारा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण क्या सत्य है? प्रकाश संश्लेषण CO2 का ऑक्सीकरण हुआ, CO2 का ऑक्सीकरण नहीं होता है, ये गलत है, क्योंकि ऑक्सीकरण किसका होता है? जल का होता है, ये गलत है। और H2 का ऑप्शन गलत है। थोड़ा ध्यान देना, मैंने कहा था रेडॉक्स विक्रिया, तो मैं किस किस का ऑक्सीकरण बताएगा, किस और किसका अपचयन बता रहा था, कहाँ से क्या बन रहा था, अपचयन हो रहा था, और किसके द्वारा क्या बन रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा था। तो अलग अलग बातें ध्यान रखना। तो पहला गलत है ये। अगला, अजैविक जगत को जैविक जगत से जोड़ने वाली कड़ी है। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण अजैविक क्या है इसमें? अजैविक क्या है? अजैविक में CO2 जल अजैविक है, इसके द्वारा भोजन का निर्माण हो रहा है। तो ये भोजन को हम प्रकाश में भोजन का निर्माण हो, भोजन को अपन खाएंगे, तो जैविक जगत से जोड़ रही है। तो ये बिल्कुल ये सही बात है। अजैविक जगत को जैविक जगत से जोड़ने वाली क्रिया है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, गलत है, ग्लूकोज का अपचयन होता है। एक्जिगोनिक क्रिया है, ना ना, एक्जिगोनिक शोषण होती है। ये प्रकाश संश्लेषण एंड्रोगोनिक है, एनाबोलिक है, रेडोक्स है, ये भी क्रिया है। तो लास्ट स्लाइड है, देखते हैं इसी को। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। ये निम्न में से कौन सा क्रम प्रकाश संश्लेषण के दर के लिए सही है? दोस्तों जेट, ICR, पीजी, प्री पीजी और नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगाना इसको। तो निम्न में से कौन सा क्रम प्रकाश संश्लेषण के दर के लिए सही है? कौन सा? तो सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण मैंने कहा था कौन सा, लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। VI, BG, वाई और विभज्य और वाला फॉर्मूला देख लेना, उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। तो प्रकाश, तो लाल प्रकाश प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छा रहता है, ये प्रभावी होता है। तो लाल, नीला, पीला और नारंगी, तो तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्लोरोफिल की खोज किसने की थी? थोड़ा सा देख लेना, याद कर लेना, कई बार पूछा था क्लोरोफिल। कई अब याद करने का तरीका, कै पर क्लोरो, कै पर कॉन्टेबियो, ऐसे ऐसे याद कर लेना थोड़ा सा। और आप किस तरीके से याद करते हैं तो उस हिसाब से मैंने तो इसको ऐसे याद कर, क्लोरोफिल कॉन्टेबियो। अगला है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, कैरोटीनोइड की खोज किसने की? कैरोटीनोइड की वाकेंड रोडर। कैरोटीनोइड में देखो, कैरोटीन में के भी आ रहा है, रे भी आ रहा है, डे भी आ रहा है, सभी आ रहे हैं, तो इसमें भी के डे रे सब शब्द में आ रहे हैं। तो ऐसा थोड़ा याद करने का अपना अपना तरीका होता है। तो कैरोटीनोइड की खोज किसने की? वाकेन रोडर ने की। अगला, प्रकाश संश्लेषण किसमें, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? अब मैंने कहा था प्रकाश संश्लेषण जड़ों में, केवल प्रभु में, केवल प्रभु की बात कर रहा है, केवल जड़ की बात कर रहा है, सभी पादप कोशिकाओं में, केवल पर्णयुक्त कोशिकाओं में। मैंने बहुत बार इसको इम्पोर्टेंट मार्क किया है, जब रिएक्शन समझे तब भी। प्रकाश संश्लेषण में तीन चार चार पांच चीजें हैं, CO2, जल, प्रकाश, पर्णहरित और क्लोरोफिल। मैंने ये कहा, जब ये चीजें होगी तभी प्रकाश संश्लेषण संपन्न होगा। बाकी अगर एक भी इसमें फैक्टर मिस है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न नहीं होगी। किसमें होगा? तो केवल पर्णहरित युक्त कोशिकाओं में। ध्यान रखना। पत्तियां हरी दिखाई देती है, पत्तियां हरी दिखाई देती है, तो ये तो थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, अपन इसको फिजिक्स में पढ़ते रहते हैं। पत्ती जो जो पादप भाग जिस रंग का अवशोषण करता है उसी का अवशोषित उत्सर्जन करता है, ठीक है। अवशोषित करता है उसी को परावर्तित करता है, उसी का उसका रंग दिखाई देता है। हरा, पत्तियां हरी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि हरे प्रकाश को अवशोषित करती है और उसी को परावर्तित करती है, इसके कारण ये पत्तियां हरी दिखाई देती है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। सर्वप्रथम कौन से जीवों में पृथ्वी के वायुमंडल की आक्षिका बना दिया? कौन सा था? ये थोड़ा याद करने वाला सैन्य व्यक्ति है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगला मैं बैक टू बैक वीडियो डालता रहूँगा। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि
जो भी वीडियो डालूँ उसकी सूचना आपको मिलती रहे। थैंक यू।